हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास है आपकी, वो है मूल विधि यानी बेसिक लॉ के बारे में बात करेंगे। बेसिक लॉ है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर ये क्लास आपने कंप्लीट ले ली तो फिर आपको यानी जो लॉ हैं उनके बारे में जानकारी हो जाएगी, कानून के बारे में जानकारी हो जाएगी और आप एक छोटे मोटे वकील भी बन जाओगे। ठीक है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी क्लास कौन सी है? मूल विधि यानी बेसिक लॉ, और ये यूपीएसआई में नेसेसरी होती है, यूपीएसआई में बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, यूपीएसआई में इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या बात की जाती है? इसमें कानून के बारे में बात की जाती है। तो कानून के सबसे पहले हम बात करें कानून क्या है? कानून मतलब है क्या? तो जिसमें अपराध की परिभाषा या अपराध को परिभाषा और अपराध के लिए दंड का प्रावधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? कानून कहेंगे। कानून किसे कहेंगे? ऐसे नियमों का समूह जिसमें अपराध की परिभाषा और अपराध के लिए दंड की परिभाषा दी गई है, अपराध के लिए दंड बताया गया, उसे हम क्या कहेंगे? कानून कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये हम बात करेंगे मतलब कानून की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, द law is the set of rules। लॉ क्या है? लॉ इज द सेट ऑफ रूल, यानी नियमों का समूह ही क्या कहलाता है? आपका लॉ कहलाता है। ठीक है, तो कानून के बारे में आपको पता चल गया, लेकिन ये मुझे पता करना है कि कानून की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी। आखिर कानून की ज़रूरत हम लोगों को क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो कानून की ज़रूरत क्यों? कानून की ज़रूरत क्यों? विचार करो कि कानून की ज़रूरत आखिर पड़ी क्यों। तो फर्स्ट क्या है? नैतिक समाज के विकास के लिए, नैतिक समाज के विकास के लिए। सेकंड आपका क्या है? समाज में अपराध रोकने के लिए, कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले तो नैतिक समाज, सभ्य समाज का विकास करने के लिए, और सेकंड क्या है कि समाज में अपराध न बढ़े। यानी अगर कानून न होता तो लोग अपराध करते और अपराध के लिए कोई दंड नहीं मिलता, और दंड नहीं मिलता तो लोग और अपराध करते। ठीक है, तो ये कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? समाज को समाज का नैतिक विकास के लिए और समाज में अपराध न बढ़े या अपराध को रोकने के लिए कानून की ज़रूरत हम लोगों को पड़ी। ठीक है, कानून की ज़रूरत पड़ी। दंड की परिभाषा कहाँ दी गई है? दंड की परिभाषा आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, दंड की परिभाषा कहाँ दी गई? इंडियन पेनल कोड में दंड की परिभाषा दी गई। ऐसे हम क्या कहेंगे? इंडियन पेनल कोड को भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड को हिंदी में क्या कहेंगे? भारतीय दंड संहिता।
तो अपराध को परिभाषित कहाँ किया गया है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब कानून, हमारे कानूनी मामले दो प्रकार के होते हैं। कानून में जो आपके मामले दिए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं दीवानी मामले, और सेकंड होते हैं आपराधिक मामले। कानून में कितने तरह के मामले दिए गए? दो प्रकार के दिए गए। फर्स्ट आपका क्या है? दीवानी मामले, और सेकंड क्या है? आपराधिक मामले। ठीक है। तो दीवानी मामले क्या होते हैं और आपराधिक मामले क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। दीवानी मामले के बारे में देखिए पहले। दीवानी मामले, इसमें दीवानी मामलों में दंड का प्रावधान नहीं है। दीवानी मामलों में दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन है क्या? फिर आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती। क्या दी जाती? दीवानी मामले में दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। दीवानी मामले में क्या आता है? ऐसे मामले, दीवानी मामलों में दंड का प्रावधान नहीं है और इसमें आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। जैसे भाई भाई का विवाद हो जाता है किसी ज़मीन को लेकर के, तो इसमें दंड का प्रावधान नहीं है, दंड तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें अगर किसी दूसरे भाई को नुकसान हो रहा है तो वहाँ पर उसे पैसे से समझौता किया जाएगा। ठीक है। तो आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है। अगर किसी वाइफ का अपने हस्बैंड से तलाक हो जाती है तो उसमें भी, ये भी दीवानी मामले, तो इसमें भी मतलब आर्थिक क्षतिपूर्ति दी जाती है, यानी रुपए दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं जीवन निर्वाह करने के लिए। तो इसमें कौन कौन से मामले आ जाते हैं? जैसे तलाक, जमींदारी झगड़े, और क्या दिया? जमींदारी होनी, हिस्सेदारी के मामले या फिर किराएदारी के मामले, दारी या फिर हिस्सेदारी। ऐसे मामले दिए जाते हैं किसमें? दीवानी मामलों में। तलाक से तलाक के लिए जमींदारी झगड़े जो भी होते हैं, किराएदारी या हिस्सेदारी के जो झगड़े होते हैं, वो सब कहाँ पर आते हैं? दीवानी मामलों में आते हैं। फिर आगे लिखिए आपराधिक मामले क्या होते हैं। सेकंड क्या है? आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों में दंड का प्रावधान है। आपराधिक मामलों में क्या है? आपराधिक मामलों में दंड का प्रावधान है, इसमें दंड दिया जाएगा। तो इसमें मामले कौन कौन से आएंगे? जैसे इसमें आगे मृत्यु, किसी की हत्या कर दी जाती है, जैसे हत्या की जाती है, तो ऐसे मामले कहाँ जाएंगे? आप ये मामले आपराधिक मामले हैं। और दीवानी मामलों के लिए आपकी सीपीसी बनी हुई है। सीपीसी सीपीसी की फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड। और आपराधिक मामलों के लिए आईपीसी बनी है। आईपीसी आपराधिक मामले किसके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं? आईपीसी के द्वारा, यानी इंडियन पेनल कोड के द्वारा। इंडियन पेनल
कोड इसके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, दीवानी मामलों के लिए सीपीसी बनी हुई है और आपराधिक मामलों के लिए आईपीसी बनी हुई है। ठीक है, आपराधिक मामलों का कहाँ पर दर्ज किया जाता है? आईपीसी के द्वारा इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आगे लिखिए, एक स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट आ जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। विधि संप्रभुता का समाधान है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? विधि संप्रभुता का समाधान है, संप्रभुता का समादेश है, या फिर समाधान नहीं समादेश है। क्या है? समादेश है। विधि संप्रभुता का समादेश है। ये स्टेटमेंट दिया किसने था? ये किसने दिया था बताइए? ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। ऑस्टिन ने ये स्टेटमेंट दिया था। ऑस्टिन ने कहा था कि विधि है सो वो क्या है? विधि संप्रभुता का समादेश है। ठीक है, आपराधिक के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं नोट करेंगे। अपराध के आवश्यक तत्व रेज कर रहा हूँ, इसे सॉल्व आपने नोट कर लिया होगा। लिए अपराध के लिए आवश्यक तत्व के लिए आवश्यक तत्व कब अपराध माना जाएगा? अपराध के लिए आवश्यक तत्व। उससे पहले आप बात करेंगे अपराध किसे कहते हैं। चलो अपराध के बारे में पढ़ते हैं पहले। अपराध किसे कहते हैं? अपराध किसे कहते हैं? अपराध किसे कहते हैं? ऐसे कार्य जो समाज को क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, ऐसे कार्य जो समाज को क्षति पहुंचाते हैं वो किसमें? उसे ही क्या कहेंगे? अपराध कहेंगे। यानी अपराध की परिभाषा क्या है? अपराध वह है जिससे समाज में कोई क्षति पहुंचे, या समाज को कोई क्षति पहुंचे, या समाज में कोई नुकसान होता है, तो ऐसे कार्यों को क्या कहेगा? अपराध की श्रेणी में लिया जाता है। ठीक है, तो अपराध के आवश्यक तत्व क्या हैं? अपराध के आवश्यक तत्व पहले तो इसमें क्या फर्स्ट आवश्यक तत्व क्या है? ह्यूमन, यानी मानव होना जरूरी, कंपलसरी है। यानी अपराध होगा तो उसमें मानव होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किसी जानवर से अपराध होता है तो वो कोई अपराध तो नहीं है, जानवर को कोई भी दंड भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ जाता है। ठीक है, तो अपराध के लिए आवश्यक तत्व क्या है कि फर्स्ट उसमें मानव होना चाहिए, मानव के साथ। सेकंड क्या है? दुराशय, या इसे हम कहेंगे दुराशय या फिर आपराधिक मनोवृत्ति होनी चाहिए। मनोवृत्ति, दुराशय यानी गलत आशय होना चाहिए, उसके अंदर गलत विचार होने चाहिए, या फिर आपराधिक मनोवृत्ति होनी चाहिए, यानी उसने गलत कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचा होना चाहिए, यानी गलत उसकी मनोवृत्ति होनी चाहिए। आपराधिक मनोवृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? मेंस-रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंस-रिया कहते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? थर्ड क्या आपको दिया गया है?
थर्ड आपका दिया गया है योजना का कार्यान्वयन। योजना का कार्यान्वयन, योजना का कार्यान्वयन इसे कहते हैं एक्टस रियूस, यानी योजना का कार्यान्वयन होना चाहिए। फोर्थ क्या है, क्षति पहुंचनी चाहिए। ये क्या है, आवश्यक तत्व है किसके, अपराध के। फर्स्ट क्या, मानव होना बहुत जरूरी है। सेकंड क्या है, गलत आशय के साथ होना चाहिए। और अगर उसने कोई अपराध किया उससे पहले योजना बनाई होगी, योजना के बिना कोई कार्य हो नहीं सकता। योजना बनाई हो या फिर दुराशय हो उसका। उस थर्ड क्या है कि योजना का कार्यान्वयन, उसने योजना बनाने के बाद उस पर कार्य किया हो, ठीक है। और थर्ड क्या है कि उस कार्य से क्या हुआ हो कि समाज को क्षति पहुंची हो या समाज का नुकसान हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम अपराध कहेंगे, यानी उसके लिए दंड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, आवश्यक तत्व हैं किसके, अपराध के आवश्यक तत्व हैं ये आपके। आगे लिखिए, अपराध कब होता है, मेंसरिया और यानी आपराधिक मनोवृत्ति और उसका कार्यान्वयन किया हो, एक्टस रियस। तो इसकी ये किस में आ जाता है, आपका अपराध में आ जाता है, क्राइम में आ जाता है। क्या कहेंगे इसे, क्राइम कहेंगे, अपराध कहेंगे, अपराध कहेंगे। मेंसरिया यानी गलत आशय, और गलत आशय से क्या किया, उसका कार्यान्वयन किया हो, तो इसे क्या कहेंगे, अपराध कहेंगे, ठीक है। अपराध के प्रकार लिखिए, आप डालिए अपराध के प्रकार। अपराध के प्रकार, अपराध दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध को क्या कहेंगे, कॉग्निबल ऑफेंस, कॉग्निबल ऑफेंस, कॉग्निबल ऑफेंस। और सेकंड क्या आपका, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। इसे क्या कहेंगे, इनकॉग्निबल ऑफेंस, इनकॉग्निबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। अब संज्ञेय अपराध में क्या आता है, इसे अरेंज कर रहा हूँ इधर से। संज्ञेय अपराध, अपराध के प्रकार कितने होते हैं, अपराध के दो प्रकार होते हैं। एक होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है क्या, असंज्ञेय अपराध, कॉग्निबल ऑफेंस और इनकॉग्निबल ऑफेंस, ठीक है। अब संज्ञेय अपराध में क्या क्या आता है, अपराध डालिए, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध में क्या आता है, इसमें गंभीर अपराध आते हैं। संज्ञेय अपराध में कैसे आते हैं, गंभीर अपराध आते हैं जिसके लिए 3 या 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है। इसमें क्या है, संज्ञेय अपराध में गंभीर अपराध आते हैं, जैसे मृत्यु को हत्या से लेकर ये ऐसे अपराध किसमें आएंगे, संज्ञेय अपराध आएंगे। और संज्ञेय अपराध इसके लिए सजा का प्रावधान किया है, 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संज्ञेय अपराध में
संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। संज्ञेय अपराध में क्या होता है ना, इसमें कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आता क्या क्या है, जैसे चोरी आ गई, चोरी डकैती, हत्या या फिर अपहरण आदि। ये किसमें आते हैं? संज्ञेय अपराध में क्या क्या आता है? चोरी आ जाती है, डकैती आ जाती है, हत्या आ जाती है, अपहरण। ऐसे अपराध किसमें आते हैं? संज्ञेय अपराध में आते हैं। और ऐसे अपराधों के लिए पुलिस को किसी भी वारंट की ज़रूरत नहीं है और बिना वारंट के ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। अब चोरी के लिए क्या क्या होना चाहिए? चोरी कब कहेंगे? चोरी के लिए पहले देखिए, चोरी के लिए धारा 378 में चोरी को परिभाषित कहाँ किया गया? धारा 378 में चोरी को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। परिभाषित चोरी को कहाँ किया गया? धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया। लेकिन धारा 380 में चोरी के लिए दंड दिया गया। चोरी के लिए सजा का प्रावधान। धारा 380 में क्या है? सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है। ठीक है, चोरी के लिए सजा का प्रावधान कहाँ पर है? 380, धारा 380 में चोरी की सजा का प्रावधान है और धारा 378 में चोरी को परिभाषित किया गया है। आगे देखिए, डकैती या फिर लूट को कहाँ किया गया? लूट को धारा 390 में परिभाषित किया गया है और धारा 392 में सजा का प्रावधान है। सजा का प्रावधान है। लूट के ऊपर परिभाषित कहाँ किया गया? धारा 390 में किया गया और लूट के लिए सजा का प्रावधान किस में है? धारा 392 में है। अब मैं बात करूँगा, ये क्वेश्चन का आप आंसर देना। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ठीक है। अब दो व्यक्ति कहाँ जाते हैं? बैंक में जाते हैं और बैंक में जा कर के 2 करोड़ रुपए की क्या कर लेते हैं? डकैती कर लेते हैं। ठीक है, डकैती कर लेते हैं या फिर लूट कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं। तो बताइए क्या उन्होंने डकैती की है? क्या उसे हम डकैती कहेंगे? बताइए। दो व्यक्ति जाते हैं किसी बैंक में और 2 करोड़ रुपए की क्या कर लेते? लूट कर लेते हैं। तो उसे हम डकैती कहेंगे या फिर लूट कहेंगे या फिर चोरी कहेंगे, क्या कहेंगे? तो देखिए, पहले अगर डकैती की बात आ जाए, डकैती के लिए 5 यानी 2 से डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। डकैती कब कहेंगे? इसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। डकैती कब कहेंगे? डकैती तब कहेंगे जब व्यक्ति कितने हों? 5 या 5 से अधिक हों, तब तो हम डकैती कहेंगे। और लूट कब कहेंगे? लूट इसमें 2 व्यक्ति होने चाहिए। इसमें क्या होने चाहिए? इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसमें क्या? लूट के लिए 2 या 2 से
अधिक लेकिन 5 से कम व्यक्ति होने चाहिए, 5 से कम व्यक्ति होने चाहिए। डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तब तो उसे डकैती कहेंगे। और लूट कब कहेंगे? लूट के लिए 2 या 2 से अधिक लेकिन 5 से कम व्यक्ति होंगे, अगर तब ये लूट, तब उसे हम क्या कहेंगे? लूट कहेंगे, तब उसे लूट कह करके बुलाया कहा जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है किसी घर में मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है बिना परमिशन के घर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, आपके घर में प्रवेश कर जाता है जिसे आप जानते नहीं हैं। ठीक है, और उसने देखी है आपकी एक गोल्डन वॉच रखी हुई है। गोल्डन वॉच उसने देखी और गोल्डन वॉच देखने के बाद उसके दिल में आया कि इस वॉच को चुरा लिया जाए। ठीक है, चुरा लिया जाए, लेकिन उसने घड़ी को चुराया नहीं है। ठीक है, लेकिन उसने घड़ी को चुराया नहीं है, तो क्या उसने कोई अपराध किया है? बोलिए। उसने घड़ी को चुराने की सोची है लेकिन घड़ी को चुराया नहीं है, क्या उसने अपराध किया है या नहीं किया है? तो भाई उसने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि उसके अंदर क्या आई? गलत मनोवृत्ति तो आई, दुराशय तो आया, लेकिन दुराशय का क्या नहीं हुआ? कार्यान्वयन नहीं हुआ। यानी उसके अंदर मन में तो आई कि चोरी कर लें, लेकिन उसने चोरी नहीं की है। जब चोरी नहीं की है तो उसके लिए उसने मतलब कोई गलत काम नहीं किया, मतलब तो उसके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है और उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर दुराशय आया और दुराशय आने के बाद अगर उसका कार्यान्वयन होता है, यानी उसने सोची और सोचने के बाद अगर वो चोरी कर लेता तो उसने क्या किया? अपराध किया है। ठीक है। अब आज डालिए अशंगेय अपराध। इधर इरेज कर देता हूँ। डालिए अशंगेय अपराध। अशंगेय अपराध डालिए। इनकॉग्निबल ऑफेंस, अशंगेय अपराध। अशंगेय अपराध, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकॉग्निबल ऑफेंस। अशंगेय अपराध को क्या कहेंगे? इनकॉग्निबल ऑफेंस कहेंगे। ठीक है। अब असंगेय अपराध में क्या आते हैं? असंगेय अपराध में अशंगेय अपराध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट की ज़रूरत होती है या पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति ने अशंगेय अपराध किया है, यानी कोई गंभीर अपराध नहीं किया लेकिन अपराध तो किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए क्या चाहिए? उसमें मतलब असंगेय अपराध है, उसके लिए क्या चाहिए? वारंट की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस के पास वारंट होना चाहिए। और वारंट काटता कौन है? ये पहले बात करें, वारंट काटता कौन है? वारंट मजिस्ट्रेट द्वारा काटा जाता है। वारंट कौन काटता है? मजिस्ट्रेट काटता है। मजिस्ट्रेट द्वारा ही वारंट काटे जाते हैं। अगर वारंट नहीं है तो पुलिस आपको गिरफ्तारी नहीं कर सकती हो। मजिस्ट्रेट भी कब वारंट काटेगा? मजिस्ट्रेट को क्या होना चाहिए? मजिस्ट्रेट यानी डीएम, मजिस्ट्रेट को अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट भी वारंट तब काटेगा जब मजिस्ट्रेट को उसके अपराध के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तब तो मजिस्ट्रेट आपके वारंट काटेगा। ठीक है। और
अब इसी के बारे में अब यहाँ से आज यहीं तक रखते हैं, लेकिन कल हम बात करेंगे आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में, आईपीसी के इतिहास के बारे में, भारतीय दंड संहिता के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज तो हमने अपराध की परिभाषा, अपराध कहाँ पर दिए गए हैं, किसको संज्ञेय अपराध कहेंगे, किसे असंज्ञेय अपराध कहेंगे, कौन से दीवानी मामले होते हैं, कौन से आपके आपराधिक मामले होते हैं, इसके बारे में बात की है। ठीक है, तो हम कल बात करेंगे आईपीसी के बारे में, यानी इंडियन पेनल कोड के बारे में जानकारी लेंगे, भारतीय दंड संहिता के बारे में जानकारी लेंगे। इसमें चैप्टर कितने यानी अध्याय कितने दिए गए, चैप्टर यानी अध्याय 23 दिए गए। कितने दिए गए, अध्याय इसमें 23 दिए गए, अध्याय 23 दिए गए हैं। और धाराएं कितनी दी गई हैं, धारा इसमें 511 दी गई हैं। कितने अध्याय कितने दिए गए, अध्याय 23 दिए गए हैं और इसमें धाराएं 511 दी गई हैं। ठीक है, अब देखिए आईपीसी में क्या क्या दिया गया ये भी बात करेंगे कि आईपीसी में दंड का विधान दिया गया है। क्या क्या दिया गया, दंड का विधान दिया गया है। सेकंड क्या दिया गया है, दंड की परिभाषा दी गई है, तो मैंने बताया था दंड की परिभाषा दी गई है। और दंड का प्रावधान यानी दंड का यानी सजा का प्रावधान दिया गया है, सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, ये आईपीसी है। आईपीसी में अध्याय कितने, 23 अध्याय यानी चैप्टर 23 दिए गए, 23 दिए गए और धाराएं आपकी 511 दी गई हैं। और दंड आईपीसी में क्या है, दंड का विधान दिया गया है, दंड की परिभाषा दी गई है और दंड यानी सजा का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है, इससे आगे बात करेंगे, कल आईपीसी स्टार्ट करेंगे, आईपीसी के इतिहास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब के लिए थैंक यू क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब के लिए थैंक यू क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।